19 मई को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई और आज जब उनका पार्थिव शरीर ईरान के तबरीज शहर पहुंचा तो सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ वहां मौजूद थी और ये सभी लोग इब्राहिम रईसी की मौत पर शोक जता रहे थे। ईरान की सरकार का कहना है कि 22 मई को यानी कल तेहरान में इब्राहिम रईसी के लिए एक बड़ी श्रद्धांजलि सभा होगी और उनका अंतिम संस्कार 23 मई को मशाद शहर में किया जाएगा जहां उनका जन्म हुआ था। आप बड़ी स्क्रीन पर थोड़ी तस्वीर आप देखिए। और रईसी का जो शव है, उनकी जो शव यात्रा है वो कई शहरों से गुजरते हुए आखिर में उस शहर में पहुंचेगी जहां उनका जन्म हुआ था। जिस हेलीकॉप्टर क्रैश में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हुई उसमें उनके साथ ईरान के विदेश मंत्री समेत कुल 9 लोग थे और इनमें से कोई भी नहीं बचा, सबकी मौत हो गई। इस हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे साजिश होने का शक भी जताया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि यह भी हो सकता है कि यह मौसम की खराबी की वजह से हुआ हो। तो पहले मैं आपको यह बताता हूं कि अभी तक जो बात सामने आई है वो ये, जो ईरान की सरकार कह रही है, मौसम खराब था, टेरेन खराब थी और हेलीकॉप्टर बहुत पुराना था। हेलीकॉप्टर की जो मेंटेनेंस थी वो एक बड़ा इसमें मुद्दा बन सकता है क्योंकि ईरान में जो हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके जो हवाई जहाज हैं, उनकी मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो पा रही है क्योंकि अमेरिका ने उन पर सैंक्शन लगाए हुए हैं जिसकी वजह से उन्हें स्पेयर पार्ट्स की कमी झेलनी पड़ती है। तो जिस हेलीकॉप्टर में ईरान के राष्ट्रपति सफर कर रहे थे, ये हेलीकॉप्टर लगभग 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर था। इसलिए एक बड़ी चीज ये हो सकती है क्योंकि पुराना हेलीकॉप्टर था इसलिए इसमें कोई खराबी आ गई होगी, मौसम खराब था, टेरेन खराब था और उसकी वजह से दुर्घटना हुई। लेकिन बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, यानी यह भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे षड्यंत्र हो सकता है और इसमें 3 थ्योरीज चल रही हैं। पहला, इसमें ईरान के दुश्मन देश इजराइल का हाथ है। दूसरा, यह अमेरिका ने करवाया है क्योंकि ईरान और अमेरिका के संबंध भी खराब चलते रहे हैं। और तीसरा, ईरान की अंदरूनी राजनीति भी इसकी वजह हो सकती है, यानी ईरान के अंदर की जो राजनीति है वो भी। असल में इस दुर्घटना के पीछे साजिश का शक इसलिए है क्योंकि इब्राहिम रईसी अजरबैजान की सीमा पर एक डैम का उद्घाटन करके, बांध का उद्घाटन करके लौट रहे थे और उनके काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे। बाकी दोनों हेलीकॉप्टर सुरक्षित लौट आए, लेकिन सिर्फ वही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री थे। इजराइल का नाम आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है और इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद ने कई बार सीक्रेट ऑपरेशंस चलाकर अपने दुश्मनों को ऐसे ही खत्म किया है। इस समय ईरान और इजराइल की दुश्मनी बहुत बढ़ी हुई है। इजराइल कहता है कि ईरान गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है जो इजराइल पर अक्सर हमला करते रहते हैं। पिछले महीने पहली बार ईरान ने इजराइल के अंदर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए और उसने कहा कि इजराइल ने सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला करवाया था और इसके जवाब में उसने हमला किया। इस हमले का आदेश सीधे इब्राहिम रईसी ने ही दिया था। तो आप यह याद रखिए कि ईरान ने जो इजराइल पर हमला किया था उसके आदेश इब्राहिम रईसी ने ही दिए थे और इसलिए पहला शक ईरान पर जा रहा है। अब दूसरी थ्योरी देखिए कि दूसरी थ्योरी क्या है। वर्ष 2020 में ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या भी ऐसे ही हुई थी जिसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था और इस घटना में भी ईरान के वैज्ञानिक जब अपनी कार में जा रहे थे तब रास्ते में ही एक ट्रक पर रखे रोबोटिक मशीन गन से गोलियां चली और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रक पर, जबकि उस ट्रक पर कोई नहीं था, इस मशीन गन को कंप्यूटर से चलाया गया था और हमला करने वाला लगभग 1500 किलोमीटर दूर कंप्यूटर के सामने बैठा था, यानी रिमोट कंट्रोल से सब कुछ हो रहा था। यह अकेली घटना नहीं थी जब इस तरह से ईरान का कोई वैज्ञानिक मारा गया। इजराइल ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना चाहता है और 2007 से अब तक मोसाद के जासूसों ने ईरान के 5 बड़े वैज्ञानिकों को ऐसे ही मरवाया है। वर्ष 2020 में ईरान की कुद्स फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या में भी मोसाद का हाथ बताया जाता है, हालांकि उसमें अमेरिका का हाथ था। 1951 में बने मोसाद के एजेंट दुनिया भर में फैले हुए हैं जिनकी मदद से वो सीक्रेट ऑपरेशन चलाता है
मोसाद का सबसे ज्यादा नाम 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स में इजराइल के खिलाड़ियों की हत्या के बाद हुआ था। फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने जर्मनी के इजराइल की टीम के 11 खिलाड़ियों को 2 दिन तक बंधक बनाने के बाद मार डाला था और मोसाद ने इसके बाद लगभग 20 साल तक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया और उसके बाद उसके एजेंट्स ने इटली, फ्रांस, ग्रीस, साइप्रस और लेबनान में जाकर हर उस आतंकवादी को मार डाला जिसका म्यूनिक के हमले में जरा सा भी हाथ था। मोसाद पर इजराइल की सरकार को बहुत भरोसा है और पिछले साल 7 अक्टूबर को जब इजराइल में हमास ने हमला किया तो उसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मोसाद को यह आदेश दिया कि हमास के आतंकवादी चाहे जहां भी हों उन्हें खोज कर निकालें और उन्हें खत्म कर दें। तो इजराइल को भी यह बात पता चली कि रईसी की मौत के लिए उस पर शक जताया जा रहा है, तो सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है और इसलिए इजराइल के एक अधिकारी ने पहले ही यह कह दिया कि इस हमले में इजराइल का हाथ नहीं है। हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे अमेरिका का हाथ होने की भी बात चल रही है क्योंकि अमेरिका से भी ईरान की दुश्मनी है और सवाल उठ रहा है कि कहीं हमास, हूती और हिजबुल्लाह को कमजोर करने के लिए तो अमेरिका ने ईरान के राष्ट्रपति को नहीं मरवा दिया, लेकिन अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भी अपनी सफाई दे दी है कि इस क्रैश में उसका कोई हाथ नहीं है। तो इजराइल और अमेरिका के बारे में हमने आपको बता दिया। अब इस घटना के पीछे तीसरी थ्योरी यह है कि इब्राहिम रईसी की मौत के पीछे ईरान की अंदरूनी राजनीति भी हो सकती है। वो कैसे? ईरान में सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खोमेनी सबसे शक्तिशाली नेता हैं, सुप्रीम लीडर हैं जो राष्ट्रपति से भी ऊपर है। खोमेनी वर्ष 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। वो 85 साल के हैं और उन्हें कैंसर है, इसलिए ईरान में बड़ा सवाल है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। इब्राहिम रईसी खोमेनी के बहुत करीबी थे और यह माना जाता था कि वही अगले सुप्रीम लीडर बनेंगे। खोमेनी के उत्तराधिकारी यही हैं और रईसी के बाद दूसरे नंबर पर खोमेनी के अपने बेटे मुज्तबा खोमेनी थे। मुज्तबा पर पर्दे के पीछे से अपने पिता का दफ्तर चलाने के आरोप लगते रहे और खोमेनी के करीबी लोगों पर उनकी बड़ी अच्छी पकड़ है, लेकिन ईरान की आम जनता असल में उन्हें पसंद नहीं करती। इसलिए इब्राहिम रईसी की मौत के लिए मुज्तबा खोमेनी पर भी शक जताया जा रहा है क्योंकि रईसी की मौत के बाद अब सुप्रीम लीडर बनने का उनका रास्ता आसान हो गया है। तो यह है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आपके लिए।